re-registration of vehicles from outside the state। इस मामले में दोबारा से ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर इशू किया। उस सर्कुलर की जानकारी हमने आपको कल दी थी, और जिस समय जानकारी दी थी उस समय भी ये बात आपको बताई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट, खासकर अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट में कोई नई बात नहीं कही गई है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर आपने अपनी गाड़ी जो है बाहर किसी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से ख़रीदी है, तो आपको दोबारा से उसको आप अपनी जिस भी, अगर आपका ओनरशिप बदल जाती है, ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि पहले मालिक कोई हिमाचल प्रदेश का आदमी था, फिर जम्मू कश्मीर के किसी आदमी ने वो गाड़ी खरीद ली, तो इसका मतलब हो गया चेंज ऑफ ओनरशिप। नंबर 2 है चेंज ऑफ एड्रेस, कि आपका एड्रेस बदल गया। आप पहले मान लीजिए दिल्ली में रहते थे, अब आप जम्मू कश्मीर रहने आ गए। चेंज ऑफ एड्रेस अगर अब होता है तो उसमें भी आपको आरटीओ के पास जाकर उन्हें इत्तला कर देनी है कि जनाब मेरा एड्रेस बदल गया है, अब मेरा एड्रेस जो है दिल्ली की बजाय जम्मू हो गया है, मेहरबानी करके आप ये चेंज ऑफ एड्रेस जो है मेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इस चेंज ऑफ एड्रेस को नोटिफाई करें, ताकि मुझे जम्मू कश्मीर में गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से मान लीजिए आपने गाड़ी दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट से ख़रीदी है, और उसके बाद आप जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, और जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद आप उस गाड़ी को यहीं पर चला रहे हैं। 12 महीने से ज़्यादा का वक्त आपको हो गया, यानी लगभग 1 साल हो गया गाड़ी को चलाते हुए, तो आपको फ़ौरन इत्तला देनी है, आरटीओ डिपार्टमेंट के पास जाकर गुजारिश करनी है, और इस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में आपको रजिस्टर कराना है। ये सेक्शन 50 है चेंज ऑफ ओनरशिप, और सेक्शन 49 मोटर व्हीकल एक्ट की चेंज ऑफ एड्रेस के बारे में बताती है कि अगर आपका एड्रेस बदलता है तो आपने क्या करना है। अब इसको लेकर दोबारा से ट्रांसपोर्ट विभाग को सर्कुलर इशू करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाई कोर्ट की जजमेंट इस मामले में आ चुकी है, और ये कानूनी प्रावधान है। कानूनी प्रावधान का मतलब हो गया कि एक्ट है, कानून है, और उस कानून की रूह से कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। आपने कभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पंचायती राज एक्ट के किसी एक प्रावधान की एनफोर्समेंट के लिए कोई सर्कुलर इशू करते हुए देखा? सर्कुलर इशू करने का मतलब यह हो गया कि आप ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन आप ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप सर्कुलर इशू करते हैं, ताकि आप हिदायत को और वाज़ा करें। लेकिन जब आप उन्हीं हिदायतों को सर्कुलर की शक्ल में अपने डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करते हैं या उनको पब्लिक करते हैं, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे वकील हजरात से मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आखिरकार सर्कुलर इशू करने की ज़रूरत क्या पड़ी। यही काम तो पहले आरटीओज ने किया था, उन्होंने कोई गलत बात तो उन्होंने भी फिर नहीं की थी। उन्होंने भी तो यही कहा था कि जनाब सेक्शन 50 की रूह से, सेक्शन 49 की रूह से आपका अगर एड्रेस बदलता है, आप अगर किसी गाड़ी की ऑनरशिप बदलती है, आपने गाड़ी बाहर से लाई है, जम्मू कश्मीर में गाड़ी लाई है, तो आपको क्या कहते हैं, दोबारा से उसको रजिस्टर कराना होगा। यही चीज़ तो पहले हुई थी। इसका मतलब ये साफ तौर पर, और उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी जो मुख्तलिफ है वो ये है, जेन के टैक्सेशन एक्ट को की तरफ इशारा किया गया है, और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कवानीन की, 1989 के कवानीन की बात की गई, रूल्स की बात की गई है। अब जब रूल्स में आप जाते हैं तो रूल्स में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि ये सारा प्रोसेस होगा कैसे। तो वो तो सबको मालूम है कि चेंज ऑफ ओनरशिप जब होती है, तो जब आपने गाड़ी किसी से ली है, किसी ने आपको गाड़ी दी है, वो ट्रांसफ़र सेट बनता है, उसमें बाज़ाब्ता लिखा जाता है कि जनाब मैं मालिक हूँ, मैंने अपनी गाड़ी फ़लाँ आदमी को दे दी, वो गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र होती है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर आए हैं, तो आपको ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी अगर आपकी दिल्ली में है, उसको भी इंटीमेट करना है कि जनाब हमने अपनी गाड़ी जो है फ़लाँ आदमी को बेच दी है, तो वो यहाँ से गाड़ी लेकर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो उनको भी इंटीमेट करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ से एनओसी लेकर आनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आनी है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है।
इस मामले में कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा, कहा जी कि मान लीजिए मैंने गाड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ख़रीदी है, मेरा एड्रेस भी हिमाचल प्रदेश का है, मैं रहता भी वहीं पर हूँ, कभी कभी जम्मू कश्मीर आता हूँ, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको कतई कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो रह ही वहीं रहे हैं, आपका ना एड्रेस बदला है, मालिक गाड़ी के आप है, ओनरशिप भी नहीं बदली है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आप यहीं के बाशिंदा हैं, गाड़ी वहाँ की है, तो फिर जाहिर सी बात है वो चेंज ऑफ ओनरशिप हुआ है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब मामला एक। नंबर 2 चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जी मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, ज़्यादातर कश्मीर कम आता हूँ, मैंने गाड़ी ख़रीदी है, बेंगलोर में मैंने गाड़ी ख़रीदी है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप किसी भी जगह गाड़ी खरीदेंगे तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो वहाँ लिखानी पड़ेगी आपको। तो आपने बेंगलोर का एड्रेस लिखवाया हुआ है, लेकिन उसके बाद आपने गाड़ी जम्मू कश्मीर लाई है, यहाँ आप उसको कमर्शियल चला रहे हैं, तो पहले तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी, परमिट ही नहीं मिलेगा, जब तक आपको क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर का नहीं होगा। जब जम्मू कश्मीर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तब जाकर आपको परमिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी ले आए हैं यहाँ पर और यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए कुछ 4-5 महीनों के लिए हैं, उसके बाद आपने वापस बेंगलोर जाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की। ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी जो लोगों को रोक कर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं, पहले आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक किया करें, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया करें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपको मालूम पड़ेगा कि गाड़ी किसकी है, लाइसेंस से आपको पता चलेगा कि गाड़ी चला कौन रहा है, वहीं से क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आप एड्रेस देखेंगे, तो एड्रेस से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए किसी का ड्राइविंग लाइसेंस जम्मू का है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस गाड़ी को वो चला रहा है वो बॉम्बे की है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो मामला है, उनको तो री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके पास ये नो ऑप्शन कानून के तहत। अब असल मामला है जी टोकन टैक्स का, उसको लेकर बहुत हंगामा है। मेरी अपनी ज़ाती राय जो इस टोकन टैक्स को लेकर है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये बिल्कुल ज़ाती राय है, इसमें कोई कानून का अमल दखल नहीं है। एक्ट क्या कहता है उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा, एक्ट के साथ रूल्स क्या कहते हैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरी अपनी राय इसको लेकर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी अपनी राय ये है कि टोकन टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वन टाइम होता है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं टोकन टैक्स वन टाइम होता है, यही तो सुनने में आया है, पूछा भी जाता है आपको जी वन टाइम करेंगे क्या करेंगे, तो वन टाइम लोग टोकन टैक्स पे करते हैं। जब टोकन टैक्स वन टाइम है तो आप जम्मू कश्मीर में आकर जब आप दोबारा से हुकूमत टोकन टैक्स आपसे मांग रही है तो इसका मतलब दूसरी बार मांग रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है सारे का सारा, तमाम चीज़ें ऑनलाइन हैं, यानी आज इतनी आसानी हो चुकी है कि आप गाड़ी किसी भी मुल्क के कोने से खरीद कर लाएं, अगर चोरी की होगी तो आपको एकदम जो है वो पता चल जाएगा। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते, ऑनलाइन जाकर आप पता कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर आप देखते हैं, आप फौरन परिवहन की वेबसाइट पर जाकर या वाहन की वेबसाइट पर जाकर वाहन की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स डालेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा गाड़ी किसके नाम पर है, एड्रेस कहाँ का है, ये सब चीज़ें आपको फौरन मालूम होंगी। तो इस समय जब ये सारे प्रावधान किए गए हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी हैं, ये सारी सहूलियतें आम लोगों को दी गई हैं, आम आदमी इस चीज़ से परेशान है कि जी टोकन टैक्स जो मुझसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, मिसाल के तौर पे 6 साल एक गाड़ी दिल्ली में चली है, फिर मैंने ख़रीद ली, तो अब मैंने यहाँ लाई है तो 9 साल का टोकन टैक्स मुझसे मांगा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी 6 साल का जो आपने 9 साल का टोकन टैक्स दिल्ली में पे किया है उसके लिए आप आरटीओ दिल्ली के पास अप्लाई करेंगे, वो आपका टोकन टैक्स आपको रिफंड कर देंगे। सरकारी विभाग से अब एक आम आदमी जब पैसा वापस मांगता है ना तो मिल जाता है क्या? कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम पिछले लगभग 6 महीनों से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वो जो फालतू के हमारे दुनिया भर के पैसे कटे, जिसके चक्कर में हमको एयरटेल का मनी बैंक बंद करना पड़ा, हम 6 महीने से वो पैसे मांग रहे हैं, वो अभी तक वो पैसे वापस नहीं आए। तो ये बेचारा गरीब आदमी जब टोकन टैक्स किसी गाड़ी का जिसका टोकन टैक्स बनता ही 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 या इससे ज़्यादा बनता है, जब ये बेचारा ऑलरेडी 90,000 मान लीजिए टोकन टैक्स पे करके ऑलरेडी किसी गाड़ी का टोकन टैक्स मान लीजिए 90,000 है, 90,000 इसने पे कर दिया, 5 साल गाड़ी चली है,
अब 10 साल का आप टोकन टैक्स इससे मांग रहे हैं। अब 10 साल का टोकन टैक्स आप जब इससे मांग रहे हैं तो आप ये इसका मतलब एतराफ़ कर रहे हैं हमारी तो चलती नहीं बाकी हुकूमतों के, हमारी अपने ही मुल्क में अपने ही पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ, अपने ही काउंटर पार्ट्स के साथ पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में नहीं चलती। हम नहीं ले सकते उनसे पैसे, आप जाके अपने पैसे उनसे वापस ले लो। मुझे नहीं लगता ये किसी भी आम आदमी के साथ इंसाफ है। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, गाड़ी चोरी की तो नहीं है उसको वेरीफाई करें। और जहां तक टोकन टैक्स का ताल्लुक है, क्या हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स से ये गाड़ियां लाई गई हैं, उनके साथ टेकअप करें आरटीओज के साथ कि जी जो टोकन टैक्स इन गाड़ियों ने आपके वहां भरा है वो टोकन टैक्स आप हमको ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसमें आप कहेंगे कि जी ये तो इनका रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू हमें कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो जनाब फिर आम आदमी को टोकन टैक्स वापस कहां देंगे? वो भी तो रेवेन्यू का पार्ट है उनको। यानी आम आदमी जाए, मैंने गाड़ी हरियाणा से खरीद ली, उसके बाद मुझे वापस आरटीओ हरियाणा के पास, आरटीओ के पास जाना है, हरियाणा में ढूंढना है, उसको एप्लीकेशन लगानी है, फिर वो मुझे डेट देगा, फिर टाइम देगा, उसके बाद जाकर मुझे टोकन टैक्स रिफंड होगा। टोकन टैक्स रिफंड नहीं होता, इसकी शिकायत आम है। दिल्ली में ये शिकायतें हैं, दिल्ली में ये शिकायतें हैं जी। टोकन टैक्स एक बार जब आपने पे कर दिया, आप अगर दूसरी जगह जाकर अपनी गाड़ी को री रजिस्टर कराते हो तो जो टोकन टैक्स आपको कहा जाता है कि जाइए जनाब ये उनसे ले लीजिए, वो टोकन टैक्स आसानी से नहीं मिलता, बहुत वक्त लगता है उसमें। मैंने कहा ना आपको, 1000 रुपया, 1000 रुपया कोई बड़ी रकम तो नहीं ना है। ये 1000 रुपया देने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 6 महीने लग गए, अभी तक दे नहीं सके। तो 1000 रुपये का आम आदमी का बेचारे का वापस नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि 35-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया जो वो डिपार्टमेंट आसानी से वापस करेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी मिसालें हैं तो आप दे दें। और अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है ये, तो फिर एक आम आदमी के लिए आसान, अगर आपके लिए मुश्किल है ये, तो आम आदमी के लिए आसान कहां है ये? री रजिस्ट्रेशन, मुझे लगता है, मेरा अपना जाती राय ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के लिए अगर आपने दोबारा से गाड़ी को रजिस्टर कराना है, इस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए था जिस प्रावधान में कैटेगोरिक और क्लियर ये लिखा होता कि जब आप चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अप्लाई करेंगे, जिस समय आपका, क्योंकि आप इस कानून में लिखते हैं कि चेंज ऑफ एड्रेस हो, जब आपका होगा, आपने जहां गाड़ी खरीदी है उधर भी इंटीमेट करना है, जहां आप चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उधर भी इंटीमेट करना है। इंटीमेशन दोनों जगह क्यों दी जा रही है? कि ताकि उनको पता चले कि ये निकल गया हमारे यहां से, और इन्हें पता चला कि ये आ गया यहां। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराने के लिए चेंज ऑफ ओनरशिप पर आप कहते हैं जब दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो एनओसी आपको चाहिए आरटीओ से। आप एनओसी के साथ में ये क्यों नहीं कहते कि आप एप्लीकेशन में ये भी मेंशन करें कि जनाब जो मैंने टोकन टैक्स यहां पर आपके यहां पे किया है बराबर 15 साल का, उसमें से अब 9 साल का जो पीरियड मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और अभी मेरे 9 साल बचते हैं, मेहरबानी करके आप मेरा टोकन टैक्स यूनियन टेरिटरी का जो आरटीओ ऑफिस है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। ये एप्लीकेशन भी, ये भी एक प्रावधान बनाइए, क्योंकि एक आदमी ने अपनी नेशनल ड्यूटी जो है उसको फुलफिल किया, उसने वन टाइम टोकन टैक्स पे किया। अब उसने गलती ये की कि अब वो गाड़ी पहले दिल्ली चला रहा था, अब वो जम्मू कश्मीर में गाड़ी चलाएगा। अगर वो जम्मू कश्मीर में गाड़ी चला रहा है, यहां की सड़क का इस्तेमाल कर रहा है, दिल्ली की सड़क का इस्तेमाल कर नहीं रहा, 9 साल करेगा भी नहीं, तो दिल्ली की सड़कों पर 9 साल उसका पैसा लगे क्यों? ये कानूनी सवाल है। उम्मीद है कि ये कानूनी सवाल वो कानून के जानकार लोग जो हैं कहीं ना कहीं जरूर उठाएंगे कि जनाब मुझे बताइए, एक आम शहरी के नाते अगर मैं वन टाइम टोकन टैक्स पे करके आ गया, गाड़ी मैंने खरीद ली, मैं यहां पर आ गया, मैं री रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी गाड़ी लेकर आना चाहता हूं, मेरी गाड़ी चोरी की नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा। अगर मेरी गाड़ी चोरी की है तो फिर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी गाड़ी किसी सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो चाहे फिर जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ी हो या दिल्ली के या बॉम्बे के नंबर की गाड़ी हो। मतलब अजीब सी बात इस सर्कुलर के अंदर एक और लिखी गई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी। जनाब अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए गाड़ियां अगर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो जेके नंबर की भी हो रही हैं और बाहर के नंबर्स की भी हो रही हैं। तो ये बहाना बनाकर के जी अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी समझ से तो बाहर है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला वहां पर लिखने की जरूरत क्या थी। लिखा भी अगर गया है तो समझ से परे है।
बताने की ये कोशिश की गई है कि अगर आप डीएल नंबर की गाड़ी लाएंगे, पीबी नंबर की गाड़ी लाएंगे तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साफ तौर पे मेरा अपना जाती तौर पर ये मानना है कि एक बार जिसने टोकन टैक्स पे किया, उसके बाद ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाता है, वो जो टोकन टैक्स उसने पे किया है 15 साल का, उसमें से जितने भी साल उसके बचते हैं, अगर री रजिस्ट्रेशन अगर के लिए अगर वो एलिजिबल हो जाता है, तो उस मेहरबानी करके हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि आप नंबर जो हैं दिल्ली वालों को भेज दें, पंजाब वालों को भेज दें, इस नंबर की गाड़ी आपके पास रजिस्टर हुई थी, आपने इतना टोकन टैक्स इसका लिया है, मेहरबानी करके इतने महीनों का, इतने साल का टोकन टैक्स बचता है, ये आप हमें ट्रांसफर करें। जब आज वाहन के पोर्टल पर तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, आप लाइसेंस वहीं बना रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वहां पर अप्लाई करने का प्रावधान बना रहे हैं, आपने ये सहूलत लोगों को दे दी कि जी आप अब जब गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको शोरूम में ही आपको वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको थमा दिया जाएगा और गाड़ी आप शोरूम से तब बाहर निकालेंगे जब आपको आरसी मिलेगी। ये सारी सहूलतें अगर आप आम आदमी के लिए कर रहे हैं, एक सहूलत और कर दीजिए। री रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी कोई आदमी अप्लाई करे, आप उसकी एप्लीकेशन ले लें, उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। जब तक री रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन उसकी मुकम्मल नहीं हो जाती और जिस भी स्टेट या जिस भी यूनियन टेरिटरी की रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास उसने टोकन टैक्स पे किया है, जब तक वो यूनियन टेरिटरी, वो स्टेट टोकन टैक्स आपको रिमिट नहीं करती, आपके खाते में डालती नहीं, तब तक आप इस शख्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस स्टेट की, इस यूनियन टेरिटरी की नहीं देंगे। ये बड़ा एक मुझे लगता है सिंपल प्रावधान है और आप अंडर प्रोसेस की चिट्ठी उनको दे सकते हैं कि जनाब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस है, आपके पैसे वहां से नहीं आ रहे। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आप इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को उसी तरीके से फिर आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है, नहीं हुई है, चोरी की तो नहीं है, कोई और मामला गाड़ी के साथ तो नहीं है। अब दूसरा मैंने कहा बैंक वाला मामला। अब बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां, मान लीजिए बैंक के साथ बैंक लोन लेकर गाड़ी ली हुई है, वो शख्स आके जम्मू कश्मीर में गाड़ी चला रहा है, हाय उस बैंक की किस्तें, आजकल तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में किस्तें कटती हैं, किस्तें तो बैंक की कट रही हैं, लेकिन जब ये आदमी बैंक के पास जाता, कहता जनाब मैं अब बॉम्बे से जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, तो मैं वहां गाड़ी को की रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा एप्लीकेशन दे रहा हूं, तो बैंक कहेगा भैया पहले हमारे पैसे दे दो, उसके बाद जाओ जहां जाना है। हालांकि इसमें कुछ सहूलतें हैं कि कई केसेस में बैंक कहता है जी एनओसी दे देता है, ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजनिंग कहीं पे की हुई है? बिना प्रोविजनिंग के ये काम हो रहा है कि आप एनओसी दे रहे हैं, बैंक एनओसी दे रहा है, बैंक एनओसी इन रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स दे सकता है, लेकिन कानून बैंक के पास भी कोई ऐसा नहीं कि बॉम्बे का बैंक किसी आदमी को लोन देता है गाड़ी के लिए, वो आदमी गाड़ी वहां खरीदता है, फिर आके उसको जम्मू कश्मीर में चलाता है, यहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और वो बैंक एनओसी दे देता है। इसकी संभावनाएं बहुत कम है, बैंक नहीं देगा। बैंक कहेगा भाई जब ये गाड़ी जब तक मेरी जुरिस्डिक्शन में चल रही है तब तक तो मुझे उम्मीद है कि अगर पैसा नहीं मिला गाड़ी ले जाऊंगा, कल जब मैं मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर चली गई तो फिर मैं पैसा कहां से वापस लूंगा? तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों की गाड़ियां अलग अलग बैंक लोन्स पर, बैंक फाइनेंसेस पर जो हैं उन लोगों ने ली हुई है और अब जम्मू कश्मीर में है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिन पर मुझे लगता है कानून के जानकारों को सोच विचार करना चाहिए। अगर सरकार को भी लगता है, सरकार भी सोच विचार कर सकती है और एक बड़ा रिलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि देश भर के लोगों को केंद्र सरकार दे सकती है, ये कहकर कि अगर आप अपनी गाड़ी एक स्टेट से, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में लेकर जाते हैं, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। जो आपका टोकन टैक्स होगा, जो आपके टैक्सेस होंगे, जो टैक्स आपने रोड टैक्स ऑलरेडी पे किया होगा कहीं पर, जितना बचता होगा वो आरटीओ जो है आपकी यूनियन टेरिटरी के आरटीओ को ट्रांसफर करेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतनी आइडियल सिचुएशन आ सकती है? अगर ये आइडियल सिचुएशन पॉसिबल हो गई ना, तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा देश के लोगों की दिक्कतें दूर होंगी और जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में जिन लोगों ने गाड़ियां बाहर से खरीदी हैं बहुत बड़े नंबर में, वो सुख का सांस लेंगे।